प्रिय छात्रों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दंड न्यायालयों के गठन के बारे में बताऊंगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 2 की धारा 6 से धारा 23 तक में दंड न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। भारत में दंड न्यायालयों का गठन कई अधिनियमों के अंतर्गत किया जाता है। इनका अध्ययन हम निम्नलिखित के अंतर्गत करेंगे। दंड न्यायालयों का गठन सबसे पहले भारतीय संविधान के द्वारा भी होता है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत हम लोग दंड न्यायालयों के गठन को देखेंगे। तत्पश्चात अन्य विधियों के अधीन भी दंड न्यायालय गठित किए जाते हैं। सबसे पहले संविधान के द्वारा दंड न्यायालयों का जो गठन किया जाता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। यह भारत का सर्वोच्च दंड न्यायालय है। वहीं अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। यह राज्य का सर्वोच्च दंड न्यायालय है। इसके पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 6 में दंड न्यायालयों के बारे में प्रावधान दिया गया। धारा 6 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर निम्नलिखित प्रकार के दंड न्यायालयों के गठन की व्यवस्था दी गई है। धारा 6 में 4 प्रकार के दंड न्यायालयों के गठन की बात की गई है। नंबर 1 सेशन न्यायालय, नंबर 2 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, नंबर 3 द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और नंबर 4 कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। धारा 7 में प्रादेशिक खंड के बारे में बताया गया है, यानी सेशन खंडों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले एक राज्य को एक सेशन खंड में या एक से अधिक सेशन खंडों में विभाजित किया जाएगा। ध्यान रहे, राज्य में या तो एक सेशन खंड होगा या एक से अधिक सेशन खंडों में। एक सेशन खंड या तो एक जिला होगा या एक से अधिक जिले होंगे, परंतु एक जिले के कुछ भाग को केवल सेशन खंड में नहीं लिया जा सकता है। समझने के लिए बता दें कि एक सेशन खंड में लिया जाएगा तो पूरा का पूरा जिला लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जिले के आधे भाग को एक सेशन खंड में रखा जाए और आधे भाग को दूसरे सेशन खंड में रखा जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में जिला शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जिला शब्द की परिभाषा हम राजस्व विधि के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि राजस्व विधि में जो जिला की परिभाषा दिया गया है वही जिला की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता में भी लागू होती है। अब जो सेशन न्यायालय है, इसकी स्थापना के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 9(1) में दिया गया है। राज्य सरकार सभी सेशन खंड के लिए अलग अलग सेशन न्यायालयों की स्थापना करेगी। यानी राज्य सरकार राज्य के अंदर जितने भी सेशन खंड होंगे उनमें एक एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। अब जो सेशन खंड होंगे, इनकी बैठक अपने सेशन न्यायालय यानी सेशन की जहां स्थापना होगी वहीं की जाएगी, अथवा जो उच्च न्यायालय अधिसूचित करे वहां इसकी बैठक की जाएगी। लेकिन यदि कोई विशेष कारण हो या पक्षकारों गवाहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
अन्य स्थानों पर भी यदि बैठक करना उचित लगे और अभियोजन और अभियुक्त इस बात पर सहमत हों तो अन्य स्थान पर भी सेशन न्यायालय की बैठक की जा सकती है। जैसा कि रणजीत सिंह बनाम मुख्य न्यायाधीश के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय करते हुए कहा कि सेशन न्यायालय अपनी बैठक जेल में भी कर सकता है, बशर्ते जेल में सुविधाजनक हो और अभियुक्त के हित में हो। यही नहीं, इसके लिए अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता भी नहीं है कि पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाए तभी जेल में सेशन न्यायालय की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में सेशन न्यायालय अगर चाहे तो बिना उच्च न्यायालय के आदेश के या पक्षकारों के बिना सहमति के भी सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान पर सेशन न्यायालय बैठक कर सकती है। अब जहां तक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो जहां जहां सेशन न्यायालय की स्थापना होगी राज्य सरकार द्वारा, वहां वहां सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(2) में सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। एक चीज ध्यान रहे कि सेशन न्यायालय में 3 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं: सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। धारा 9(2) में उच्चतम न्यायालय सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। यही नहीं, राज्य सरकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रथमतः नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है, उसके पश्चात जो नियुक्ति की जाएगी या स्थानांतरण किया जाएगा, ये सभी कार्य उच्च न्यायालय द्वारा संपादित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय प्रथमतः नियुक्ति और स्थानांतरण या इसके पश्चात नियुक्ति भी कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत केवल प्रथमतः नियुक्ति ही कर सकती है। तो अनुच्छेद धारा 9(3) में अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय सहायक सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ ये भी बताते चलें कि संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत सहायक सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश इन दोनों की नियुक्ति राज्य सरकार भी कर सकती है। जैसा प्रावधान हमने सेशन न्यायाधीश के बारे में बताया, वहीं प्रावधान अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में भी लागू होता है। अब सेशन न्यायाधीश के अधीन सहायक सेशन न्यायाधीश होता है। धारा 10 में बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश के अधीन सहायक सेशन न्यायाधीश होता है, लेकिन अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश का सहायक नहीं होता है, अधीनस्थ नहीं होता है। केवल सहायक सेशन न्यायाधीश ही सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अपर सेशन न्यायाधीश है उसके कार्यों का बंटवारा सेशन न्यायाधीश द्वारा ही किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश को भी कंट्रोल करता रहता है। अब
जहाँ तक न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात करें तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों का क्षेत्र जो होता है वो महानगर क्षेत्र भी होता है और महानगर के बाहर का क्षेत्र भी होता है। तो हम न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अध्ययन इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग बांटकर करते हैं। सबसे पहले हम लोग महानगर क्षेत्र में देखेंगे कि कितने प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो महानगर क्षेत्र में महानगर क्षेत्र के बारे में धारा 8 में बताया गया है। धारा 8 में कहा गया है कि वह क्षेत्र महानगर क्षेत्र होगा जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। लेकिन ध्यान रहे 10 लाख से अधिक होने के कारण कोई क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं मान लिया जाता है जब तक कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार उसे महानगर क्षेत्र घोषित नहीं कर देती। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी महानगर की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए तो महानगर क्षेत्र से बाहर नहीं हो जाता है जब तक राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जारी नहीं कर देती है। तो इसके साथ ही इस अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता के लागू होते समय ही मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद को महानगर क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था और इसके लिए राज्य सरकार के अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं होगी। अब धारा 16 महानगर मजिस्ट्रेटों के बारे में बताती है। तो सेशन न्यायाधीश के अधीन महानगर क्षेत्र में निम्नलिखित महानगर मजिस्ट्रेट होंगे। एक बात ध्यान रखेंगे कि महानगर क्षेत्रों में भी सेशन न्यायाधीश होता है। तो सेशन न्यायाधीश के अधीन निम्नलिखित महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 17(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा होता है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो कि महानगर मजिस्ट्रेट हो। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा दी गई है या किसी अन्य अधिनियम के द्वारा उसकी नियुक्ति के समय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई हो। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 17(2) में दी गई है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और वही व्यक्ति अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है जो कि महानगर मजिस्ट्रेट हो। अब अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं और उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या अन्य अधिनियमों के अधीन जो शक्तियां दी गई हैं या उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति के समय जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वे शक्तियां उसे प्राप्त होंगी। महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 में दी गई। इसकी नियुक्ति भी उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है और इसे भी वे शक्तियां प्राप्त होगी जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के समय उसे प्रदान किया जाता है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 18 में दी गई है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाती है, लेकिन ध्यान रहे उच्च न्यायालय विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तभी करता है जब राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार ऐसी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय से आग्रह करते हैं। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त होने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो राज्य या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो या किसी पद पर नियुक्त रह चुका हो।
उच्च न्यायालय को उसकी योग्यता के बारे में नियम बनाने की अधिकारिता होगी, यानी उच्च न्यायालय चाहे तो उसके अनुभव के बारे में या उसे कानूनी विषयों की योग्यता के बारे में नियम बना सकता है। इस प्रकार यह जानना बहुत जरूरी है कि जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन अगर जरूरत महसूस हो तो समय समय पर 1-1 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति के काल को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 1-1 वर्ष उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। महानगर मजिस्ट्रेटों पर जहाँ तक नियंत्रण की बात की जाए तो इससे संबंधित प्रावधान धारा 19 में दिए गए। ध्यान रहे, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होंगे, वहीं अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि हम न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में अध्ययन 2 भागों में बांटकर करेंगे, एक महानगर क्षेत्र के बारे में और एक अन्य क्षेत्रों के बारे में। तो अन्य क्षेत्रों में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वे होंगे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेटों जो कि अन्य क्षेत्र की बात की जा रही है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना होती है और धारा 11 के अंतर्गत राज्य सरकार न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की स्थापना उच्च न्यायालय से परामर्श कर करती है। अब इन न्यायिक मजिस्ट्रेटों में उसके पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 11 में दिया गया है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो वह राज्य के सिविल न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। इसी तरीके से द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान भी धारा 11 में ही दिया गया है और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 12 में दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जाती है और उच्च न्यायालय उसी व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो हाई कोर्ट उसे प्रदान करे या इस अधिनियम के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा उसे प्रदान की गई हो। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 12 में ही दिया गया है। उच्च न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जो कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो उसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं तथा जो उच्च न्यायालय द्वारा उसे प्रदान की गई हैं। लेकिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने आप प्राप्त नहीं होती हैं। वे शक्तियां तभी प्राप्त होती हैं जब उसे उच्च न्यायालय प्रदान करे। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 12 में इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। सभी जिले धारा 12 में दिया गया है कि सभी जिले कई उपखंडों अर्थात उपखंड को तहसील भी कहा जाता है
उपखंडों या तहसीलों में बटा होता है। उच्च न्यायालय उचित समझे तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। अब जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की बात हमने किया है, धारा 14 में बताया गया है कि सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों का जो कार्य क्षेत्र होगा वो पूरा जिला होगा। ये जो बंटवारा किया गया है जनता की सुविधा के लिए किया गया है कि इनके कार्य क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया है, बाकी इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो पूरा जिला ही होता है। अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 13 में दिया गया है। अब जैसा कि हमने विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की बात की, उसी तरीके से विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय द्वारा तभी की जाती है जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए उसकी नियुक्ति की प्रार्थना की गई हो। ऐसा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल 1 वर्ष के लिए ही नियुक्त होता है और समय समय पर उसके कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता भी दोनों की सेम ही है। उच्च न्यायालय चाहे तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता से संबंधित नियम बना सकता है कि उसको क्या ज्ञान होगा, क्या अनुभव होना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान विशेष उच्च न्यायालय बना सकता है। अब मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो अधीनस्थ किनके होंगे? तो सबसे पहली बात धारा 15 में इसे बताया गया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के बारे में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित होते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन कौन होते हैं इसे हमें जानना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिसको एडीएम बोलते हैं, जिला मजिस्ट्रेट डीएम। अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम। उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं। और इन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान धारा 20 में दिया गया है। राज्य सरकार सभी जिलों एवं महानगर क्षेत्रों के लिए जितना उचित समझे उतना कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकती है। जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान यानी डीएम की नियुक्ति की बात हो रही है, उसकी नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान दिया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(1) में दिया गया है। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। जहां जिला मजिस्ट्रेट का स्थान रिक्त है उसके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी कार्य कर रहा हो तो उसे भी वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन भले वह जिला मजिस्ट्रेट के पद के अनुसार कार्य कर रहा हो, लेकिन वह उस जिला का जिला मजिस्ट्रेट नहीं माना जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान दिया गया है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(2) में दी गई है। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को
अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी तथा उसे जिला मजिस्ट्रेट की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य सरकार उसे प्रदान करेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वहीं न्यायालयों की स्थापना हमेशा राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श कर ही करती है। इसके बाद उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20(4) में दी गई है। तो राज्य सरकार प्रशासन की सुविधा के लिए एक जिले को कई उपखंडों में बांटती है और प्रत्येक उपखंड के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात उपखंड मजिस्ट्रेट को नियुक्त करती है। इसे ही एसडीएम कहा जाता है। अब ये ध्यान रहे कि पहले जो उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान था कि डीएम भी उपखंड मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन अब ये प्रावधान नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में अब राज्य सरकार ही उपखंड मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार चाहे तो उपखंड मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की शक्ति डीएम को दे सकती है। ये दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा जोड़ा गया है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 में दिया गया है। राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट की वे सभी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो वह उचित समझे। जब जिले में ऐसी स्थिति जैसे कि बलवा, सांप्रदायिक तनाव इस तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं, तब जिले में अधिक कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की जरूरत होती है, जबकि इतने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त होते नहीं। ऐसे अवसरों के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं ताकि राज्य सरकार विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करके ऐसी परिस्थितियों से निजात पा सके, उनको नियंत्रित कर सके। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का कार्यकाल भी उतना ही होता है जितना राज्य सरकार उचित समझे, यानी राज्य सरकार जितना ऐसे परिस्थितियों से नियंत्रित करने के लिए जितना समय उचित समझे उतने समय के लिए ही विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करती है। उनका कार्यकाल राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा भी सकती है और चाहे तो उन्हें पदमुक्त भी कर सकती है। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का नियंत्रण धारा 23 में दिया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के नियंत्रण के बारे में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में यही दिया गया है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट को छोड़कर सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होंगे। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि जो अपर जिला मजिस्ट्रेट होता है वह जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष ही होता है, बस पदनाम अलग होता है। दोनों की अधिकारिता और दोनों के वेतन भी लगभग समान ही होते हैं। इसलिए अपर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन नहीं होता है। उपखंड में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सभी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन होते हैं। यानी कि सब डिवीजन में जितने भी मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं वो एसडीएम के अधीन होते हैं और डीएम के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में और एसडीएम के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं। इस तरह से दंड न्यायालयों के गठन के बारे में हमने जो प्रावधान बताए
आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा देंगे तो हमेशा हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।